अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यह पाठ बिस्कोहर की माटी प्रसिद्ध लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को बहुत सरल और भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने अपने गांव बिस्कोहर की सुंदरता और वहां के वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। यह रचना उनकी आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसमें लेखक अपने बचपन से लेकर जीवन के कई पड़ावों को याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे माँ, गांव और आसपास का प्राकृतिक वातावरण उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा। ग्रामीण जीवन की सहजता, वहाँ की परंपराएं, लोक कथाएं और मान्यताएं पाठ में बड़े ही सुंदर तरीके से उभरकर सामने आती हैं। यह पाठ न केवल रोचक है बल्कि हमें गांव की मिट्टी और संस्कृति से जोड़ने का कार्य भी करता है। इस पाठ में लेखक ने गांव में पाए जाने वाले अनेक फूलों का बहुत ही सुंदर और सरल वर्णन किया है। उन्होंने न केवल इन फूलों की विशेषताओं को बताया है बल्कि यह भी समझाया है कि ये हमारे जीवन और उपयोग से कैसे जुड़े हुए हैं। कमल का फूल तालाबों में खिलता है। इसके बीज और डंठल खाए जाते हैं और इसके चौड़े पत्ते भोजन परोसने में प्रयोग होते हैं। कोइया का फूल तालाबों और गड्ढों के जल में उगता है और इसमें से हल्की सी मीठी गंध आती है। सिघाड़े का फूल सफेद रंग का होता है और पानी में उगता है। इन्हीं फूलों से सिघाड़े का फल मिलता है जिसे लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। हर सिंगार का फूल शरद ऋतु में खिलता है। यह सफेद रंग का सुगंधित और बहुत सुंदर फूल है। इसे पूजा में उपयोग किया जाता है और लोग इसे परिजात या शेफाली भी कहते हैं। इसके पत्ते और छाल तक आयुर्वेद में औषधि के रूप में काम आते हैं। कदम का फूल गुच्छों में खिलता है। यह संतरी रंग का होता है और इसमें छोटी छोटी सफेद पंखुड़ियां लगी होती हैं। सरसों का फूल पीले रंग का होता है जो दूर से ही खेतों को सुनहरा बना देता है। इस तरह लेखक ने गांव के फूलों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता और उसकी उपयोगिता को पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरसों के फूल पीले होते हैं। इनसे तेल जैसी महक आती है और इन्हीं से सरसों के दाने प्राप्त होते हैं। भरभंडा का फूल भी पीला होता है। इसे सत्यनाशी कहते हैं। बरसात के मौसम में जब आंखों की बीमारी फैलती है तो यह औषधि के रूप में काम आता है। जूही का फूल सफेद और सुगंधित होता है। इससे गजरा बनाया जाता है और इसे भगवान को अर्पित भी किया जाता है। लेखक ने यहाँ केवल फूलों का ही नहीं बल्कि सब्जियों और फलों के फूलों का भी उल्लेख किया है। तोरी, लौकी, भिंडी और बैंगन के फूल स्वादिष्ट सब्जियां बनाकर खाए जाते हैं। इसी तरह इमली, अमरूद, शरीफा, आम के बौर, कटहल और बेल जैसे फलों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अरहर, उड़द, चना, मसूर और मटर के फूल भी बताए गए हैं। खेतों में खिलने वाले ये फूल बाद में दानों और सब्जियों के रूप में लोगों के भोजन का हिस्सा बनते हैं। सेमल का फूल भी अपने अलग रूप और सुंदरता के लिए याद किया जाता है। इस तरह लेखक ने दिखाया है कि गांव का वातावरण केवल सुंदर ही नहीं बल्कि जीवन को पोषण और सुख देने वाला भी है। इस भाग में लेखक ने गांव की सजीव तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने केवल फूलों और फलों की सुंदरता ही नहीं बताई बल्कि वहां की कठिनाइयों का भी उल्लेख किया है। गांव के खेतों और मेड़ों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। धामिन, गेहुआ, करैत जैसे सांप और बिच्छू। यह सब गांव की प्राकृतिक जीवन शैली का हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि गांव शहरों की तरह सुविधाओं से भरे नहीं होते। गांववासी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। लेखक ने प्रकृति की इस सुंदरता को बहुत मन लगाकर महसूस किया और पाठकों तक पहुंचाया। लेकिन उन्होंने इसके दूसरे पहलू को भी दिखाया है। बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती थी तो गांव की हालत खराब हो जाती थी। चारों तरफ पानी भर जाता था और कभी कभी पूरा गांव तहस नहस हो जाता था।
इन परिस्थितियों से गुजरते हुए ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को लेखक ने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि गांव के लोग शहरी दवाइयों के बजाय अक्सर फूलों, पत्तियों और प्रकृति से मिलने वाली चीजों का उपयोग करते हैं। बिस्कोहर क्षेत्र की गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में आने वाली कठिनाइयों ने लेखक के मन पर गहरी छाप छोड़ी है, जिसका उल्लेख इस पाठ में मिलता है। लेखक अपने बचपन की एक घटना भी बताते हैं। जब वे 10 साल के थे तो उन्होंने अपने से 10 साल बड़ी लड़की को देखा। उस समय मन में जो भावनाएं और संवेग उठे, उनका असर गहरा और अमिट रहा। लेखक ने इन अनुभवों को सादगी और संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। यह ग्रामीण परिवेश और मानवीय संवेदनाओं की सच्चाई और प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाता है। पाठ का सबसे मार्मिक पहलू माँ और बच्चे के रिश्ते का वर्णन है। लेखक कहते हैं कि बच्चे और माँ का संबंध जन्म से भी पहले गर्भ में ही शुरू हो जाता है। जन्म के बाद बच्चा पूरी तरह माँ के दूध पर निर्भर रहता है। जन्म से 6 महीने तक और कई बार 3 साल तक बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे गोद में लेकर आंचल की छाव में छुपा लेती है। सीने से लगाकर दूध पिलाने से माँ और बच्चे का रिश्ता और गहरा हो जाता है। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता और बड़ा होता है। माँ के स्पर्श और गर्माहट से उसे सुकून और सुरक्षा मिलती है। माँ बच्चे के हर पल की साथी होती है, उसकी हंसी में, आंसुओं में, भूख में और खेल में। माँ बच्चे की हर छोटी सी हरकत से खुश होती है और अपनी ममता उस पर लुटा देती है। वे बताते हैं कि प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खां साहब द्वारा गाई गई एक ठुमरी में एक स्त्री का चित्रण है। वह स्त्री व्याकुल दिखाई देती है, सफेद साड़ी पहने हुए, घने काले बाल संवारे हुए और आंखों में नमी लिए अपने प्रिय का इंतजार करती है। इस ठुमरी को सुनकर मन बहुत भावुक हो जाता है और हृदय रोने लगता है। लेखक कहते हैं कि इस स्मृति के साथ मृत्यु का एहसास भी अजीब तरह से जुड़ा है। पूरे पाठ में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों और यथार्थ को प्रकृति की सुंदरता के साथ पिरोया है। उनकी लेखन शैली सरल होने के साथ साथ बिल्कुल अनोखी है। वे अपनी अनुभूतियों को इतने सहज ढंग से लिखते हैं कि पाठक सीधे भावनाओं से जुड़ जाते हैं। त्रिपाठी जी ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया, इसीलिए उनके लेखन में गांव की मिट्टी, खेत खलिहान, समस्याएं, बदलते मौसम, वहां का रहन-सहन और खान-पान सब सजीव होकर सामने आते हैं। रात की चांदनी, फूलों की मदमाती खुशबू और गांव का प्राकृतिक सौंदर्य उनके लेखन को और भी जीवंत बना देता है। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।